हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी सेम टाइप के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे प्लस का नियम, क्योंकि दोस्तों अगर श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर करेंगे हम प्लस, और श्रृंखला अगर अचानक से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर या फिर क्यूब, और उसके बाद अगर श्रृंखला तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप इस तीन में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद इस 7 में अगर दोस्तों हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। उसके बाद इस 19 में दोस्तों अगर हम 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 55। उसके बाद इस 55 में दोस्तों हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 163 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 55 में अगर 108 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 163। उसके बाद दोस्तों इस 163 में अब हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर हम 4 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में फिर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। उसके बाद इस 36 में अगर हम फिर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 तरीक 18, 18 की 8 हासिल, 1 3 3 9 1 10। अब उसके बाद दोस्तों इस हम 108 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इस 108 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 तरीक 24, 24 की 4 हासिल 2, और यहाँ पर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 0, और यहाँ पर 2 और 3 इक्के 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा 324। अब उसके बाद इस 163 में अगर हम 324 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और उसके बाद यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 487, यानी कि 487 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस प्रकार से 2 आकृति दी हुई है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर इसमें 4 वर्ग और बड़ा वाला 5, यानी कि इसमें टोटल होगा 5 वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें टोटल होगा 5 वर्ग और यहाँ पर इसमें होगा 5 वर्ग, और यहाँ पर दोस्तों बीच में यानी कि यहाँ पर 1 वर्ग और यहाँ पर 1 वर्ग। यहाँ पर हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा 5 5 10 11 और 1 12, यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या होगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास सरलीकरण का, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को यानी कि सरलीकरण के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको बॉडमास का नियम आना चाहिए, यानी कि बॉडमास का रूल आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बॉडमास का नियम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे BOD M A
और यहाँ पर यस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर बी माने होगा ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद ओ माने होगा ऑफ, यानी कि कहीं पर भी आपको समीकरण में ऑफ दिखाई दे या फिर का दिखाई दे तो वहाँ पर हम सबसे पहले इसे हल करेंगे। उसके बाद डी माने डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद एम माने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए माने एट्रैक्शन यानी कि जोड़ और एस माने सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके समीकरण में सबसे पहले आपको हल करना होगा छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मझले ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम हल करेंगे ऑफ या फिर का को। उसके बाद अगर ऑफ और का भी नहीं दिए तो वहाँ पर हम हल करेंगे भाग को और उसके बाद गुणा को और उसके बाद जोड़ को और उसके बाद घटाव को। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास समीकरण दिया है सबसे पहले यहाँ पर दिया है छोटा ब्रैकेट और उसके बाद मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर में दिया है 22 माइनस 7। यहाँ पर दोस्तों हम 22 में अगर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15। उसके बाद यहाँ पर दिया अब मझला ब्रैकेट। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 32 में माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों 32 में अगर 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 17। उसके बाद इस 17 में जोड़ेंगे हम 9 को। तो यहाँ पर दोस्तों 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 17 9 26। उसके बाद दोस्तों इस 26 में अगर हम इस 42 में अगर हम 26 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1। यानी कि यहाँ पर होगा हमारा इस समीकरण का राइट आंसर 16, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी थी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी की एकमात्र बेटी है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे ए जो है वह बी की एकमात्र बेटी है। तो यहाँ पर बी होगा ऊपर और ए जो है बी की एकमात्र बेटी है तो ए होगा नीचे। और ए अगर बेटी है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास और उसकी पत्नी सी है, यानी कि बी की पत्नी सी है। अगर सी पत्नी है तो यह होगी वृत्त में और बी पुरुष है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास डी सी का पुत्र है, यानी कि जो डी है वह सी का पुत्र है। तो यहाँ पर डी होगा नीचे और यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि सी के ए के बच्चों के साथ बीच में क्या संबंध है, यानी कि सी के ए के बच्चों के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ए दिया है और ए का यहाँ पर हम बच्चे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर महिला भी हो सकती है और पुरुष, यानी कि बेटा और बेटी कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें बताना है कि सी क्या लगेगा, ए के बच्चों का। तो यहाँ पर दोस्तों सी लगेगा हमारा दादी, क्योंकि यहाँ पर सी महिला है तो यह होगी दादी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए की माता सी है तो ए के बच्चों की माता, यानी कि ए के बच्चों की सी लगेगी दादी। यहाँ पर दादी होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिए हमारे पास, मयंक का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है। यानी कि मयंक का घर अगर दक्षिण की ओर है तो वह अपने पिछले गेट से, यानी कि वह निकलेगा उत्तर की ओर। तो यानी कि उत्तर की ओर से, तो यहाँ पर दोस्तों हम मयंक को निकालेंगे उत्तर की ओर और उत्तर होगा हमारा ऊपर। उसके बाद और 18 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर यह चलेगा 18 मीटर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। यानी कि अगर मयंक ऊपर यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका दाहिने होगा पूरब के साइड, तो यह चलेगा कितना 28 मीटर। तो यहाँ पर हो गया 28। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो यहाँ पर दायां होगा उसका नीचे और यह चलेगा 35 मीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर दिया हमारे पास और
बाएं मुड़ता है, यानी कि वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 मीटर बाएं चला लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्थान खाली नहीं है, तो यानी कि जगह नहीं है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 12 मीटर मान सकते हैं। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, यानी कि अब यह ऊपर फिर जाएगा 17 मीटर। तो यहाँ पर हो गया 17, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर यह 17 मीटर है और यह 18 मीटर है, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 और 18 हो जाएगा हमारा 35 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों यह होगा इसके एकदम सेंटर में। उसके बाद आगे यहाँ पर पूछा है कि हमसे प्रश्न पूछा है कि वह मूल बिंदु से, यानी कि वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर उसका होगा मूल बिंदु और इसकी दूरी होगी यहाँ पर देखेंगे तो 28 यहाँ पर और 12 यहाँ पर। तो यहाँ पर 28 12 होगा 40 मीटर और वह होगा पूरब की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया। तो डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न दिखाए गए पासे में 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पासा दिखाई देगा और आपको इन तीनों में से कोई 2 पासा चुनना होगा, यानी कि तीनों में से कोई 2 पासा उठाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले को छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर पहले को छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले और दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई देगी। आपको दोस्तों इसमें ढूंढना है कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे और तीसरे को लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी दिया है और 3 यहाँ पर भी दिया है। उसके बाद 6 यहाँ पर भी दिया है और 6 यहाँ पर दिया है, और उसके बाद जो बचेगा दोस्तों वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत, तो यहाँ पर 5 के विपरीत हो जाएगा 1 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 9 81 729। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें क्या देखें, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इस 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 81, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद इसी 9 का अगर आप क्यूब करेंगे तो यानी कि 9 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 729। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस 9 का स्क्वायर करेंगे फिर 9 का क्यूब करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 का क्यूब करेंगे, और उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 7 सता 49, और 49 में अगर हम 7 से फिर गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यह होगा 7 9 63, यानी कि यह हो जाएगा 343। यानी कि इसका क्यूब होगा 343। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा हमारा 343 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष। यानी कि यह प्रश्न दोस्तों हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में इससे भी एक प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी रेडियो, तो यहाँ पर हम रेडियो को दर्शाएंगे आर से, और सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो इलेक्ट्रॉनिक को बनाएंगे हम ई से। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और स्पीकर का हम कुछ संबंध बनाएंगे। उसके बाद आप दोस्तों इसका एक फिगर और बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह हो गया हमारा रेडियो और यह हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर दोस्तों हम स्पीकर को रेडियो के साथ भी
कुछ संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया स्पीकर। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम कथन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कोई रेडियो स्पीकर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाले में तो कोई रेडियो स्पीकर नहीं है, यहाँ हमारा पहला सही हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कोई रेडियो स्पीकर हैं, यानी कि कुछ रेडियो यहाँ पर स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक फिगर में कोई भी एक फिगर में आपका अगर गलत होता है तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ रेडियो स्पीकर हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेडियो यहाँ पर है, स्पीकर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इनमें कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया है और इसका बनाना है हमें बिन आरेख। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है फर्नीचर कॉमा कुर्सी कॉमा मेज। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे फर्नीचर का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा फर्नीचर। उसके बाद फर्नीचर का बनाने के बाद हम बनाएंगे अब कुर्सी का। लेकिन दोस्तों कुर्सी का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध फर्नीचर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि जितने भी कुर्सी होंगी वह सभी फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम फर्नीचर को बनाएंगे कुछ बड़ा, यानी कि यहाँ पर हो गया फर्नीचर और इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा फर्नीचर और इसके अंदर आएगा कुर्सी। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास मेज, और मेज का संबंध कुर्सी के साथ तो नहीं होगा लेकिन फर्नीचर के साथ अवश्य होगा, क्योंकि जितने भी मेज होंगे वह सभी फर्नीचर के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा फर्नीचर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा वाला हो गया फर्नीचर और इसके अंदर कुर्सी और मेज। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऐसा बिन आरेख हमारे ऑप्शन नंबर सी में द्वितीय ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ घटाव यानी कि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। लेकिन दोस्तों ऊपर दिए हुए चिन्हों के अनुसार, यानी कि ऊपर दिए हुए चिन्हों को यहाँ पर नीचे दिए हुए समीकरण में बदल कर हमें रखना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 23। तो यहाँ पर हो गया 23। उसके बाद यहाँ पर दिए माइनस, तो ऊपर माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर होगा गुणे 5। उसके बाद यहाँ पर दिए भाग और ऊपर दिए भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर हो गया प्लस 240। उसके बाद यहाँ पर दिए गुणा, ऊपर दिया है गुणे का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर होगा भागे 8। उसके बाद यहाँ पर दिए प्लस और प्लस का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ पर माइनस 14। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों 8 से काटेंगे 24 को तो यह जाएगा 30 बार में, यानी कि 8 का गुणा 30 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 240। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 5 का गुणा 23 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 115 और यहाँ पर प्लस 30 और माइनस 14। अब उसके बाद दोस्तों 115 में 30 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पर हो गया 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 1, यानी कि 145। अब 145 में अगर हम 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 131, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 131 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा, और जिन साथियों का पेपर यानी कि जिन साथियों ने आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अप्लाई किए है उसके लिए तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।